हेलो स्टूडेंट्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो देखिए, अध्याय 8 में हमने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, तो उसके अंतर्गत हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा तथा अध्याय 7 जो था उसमें त्रिभुजों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने उनके क्षेत्रफल नहीं देखे थे। इसलिए अध्याय 9 में हम इनके क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड जितने भी प्रमेय हैं उनको भी हम यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। वैसे आप तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे यदि हम देखें तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर होती है, तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये एक प्रकार की बंद आकृति होती है। अगर हम देखें तो ये चारों तरफ से बंद है। ये देखिए, अगर ये इस तरीके से होती, देखिए ये चार भुजाएं हमने बना दी। ये देखिए, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। तो ये इसमें भी तो चार भुजाएं हैं, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं होता क्योंकि ये बंद नहीं है चारों तरफ से। आप यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ से बंद है ना, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्रफल कहलाता है, या तलीय क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसको। इसके बीच का जो एरिया होता है, ये वाला भाग जो मैंने डार्क कर दिया है, ये कहलाता है तलीय क्षेत्र। क्या कहलाता है बताइए? तलीय क्षेत्र। और ये जो तलीय क्षेत्र होता है इसको यदि हम माप लें किसी भी तरीके से, तो तलीय क्षेत्र की जो माप होती है ना, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। उस बंद आकृति का क्षेत्रफल। ज़रूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज ही हो, त्रिभुज भी हो सकता है। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं और त्रिभुज में देखें तो ये त्रिभुज भी तो एक बंद आकृति है, और बंद आकृति के बीच में जो एरिया होता है, ये देखिए, बंद आकृति के बीच का जो क्षेत्र होता है आप देख सकते हैं, ये क्या कहलाता है? मैंने आपको अभी बताया है। बताइए क्या कहलाता है? तलीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? तलीय क्षेत्र। ये जो बीच का हिस्सा है इसे हम कहते हैं तलीय क्षेत्र। और ये जो तलीय क्षेत्र होता है ना, इसकी यदि हम माप निकाल लें किसी भी तरीके से, इसको माप लें, ये जो तलीय क्षेत्र है इसको यदि हम माप लें तो वो कहलाता है क्षेत्रफल। तो किसी भी बंद आकृति का जो तलीय क्षेत्र होता है उसकी जो माप है वो क्षेत्रफल कहलाती है। तो अगर हम दोनों को देखें तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज और ये हो गया त्रिभुज। दोनों देखा जाए तो दोनों ही बंद आकृतियां हैं। दोनों ही क्या हैं? बंद आकृतियां हैं। ये देखिए, ये भी बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है। और दोनों के जो तलीय क्षेत्र हैं यदि उनकी माप हमें पता चल जाए तो उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल, कि उसने कितना एरिया घेरा है। तो इसे हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं। अगर हमें इसका क्षेत्रफल लिखना है ABCD का, जो समांतर चतुर्भुज ABCD है, अगर हमें उसका क्षेत्रफल लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल? ABCD बंद आकृति का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABC और D का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया को पूरा ना लिख के, एरिया तो पूरा ऐसा लिखा जाता है AREA, एरिया, लेकिन हम एरिया को शॉर्ट में AR लिख के क्षेत्रफल की जगह पर एरिया लिख के फिर ABCD लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं? एरिया ऑफ ABCD। एरिया, इस कोष्टक को क्या पढ़ते हैं? ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। तो एरिया ऑफ ABCD। तो बताइए, अगर हम इसको नाम दे दें PQR, इस त्रिभुज को यदि हम PQR नाम दे दें तो इसका एरिया कैसे लिखोगे बताइए? क्या आप बता सकते हैं? तो इसका एरिया इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सरल है, एरिया ऑफ PQR। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ PQR एक बंद आकृति है। इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं त्रिभुज के केस में।
तो अगर हमें एक सरल बंद आकृति का अगर हम देखें, इसको हम यहाँ पे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम एक सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सरल बंद आकृति हमने अभी दो प्रकार से पढ़ी है, एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा त्रिभुज। और भी तो हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मली कोई एक आकृति बना दी, ये देखिए, तो ये भी तो एक बंद आकृति है और सरल है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा, तो ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे तलीय क्षेत्र, तलीय क्षेत्र। और इसकी जो माप होगी वो क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं, तो इसे हम क्षेत्रफल भी कहेंगे। तो इस तरीके से किसी भी सरल बंद आकृति का, कई प्रकार की बंद आकृतियाँ हो सकती हैं, ये वाली, तो कोई भी बंद आकृति है उसके बीच का जो हिस्सा होगा, जो उसने घेरा हुआ है, उसे हम तलीय क्षेत्र कहते हैं और उसकी माप जो होती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल समझ सकते हैं। इसके बाद अध्याय 9 को और बेसिक से समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे पढ़ने होंगे। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियों की। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? तो सर्वांगसम आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ होती हैं, जैसे मान के चलिए ये हैं दो आकृति, ये आप देख सकते हैं। इन दोनों वृत्तों को यदि एक दूसरे के ऊपर रख दें, ये देखिए इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आकृतियाँ बिल्कुल बराबर हैं। कैसी हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो इन दोनों आकृतियों को हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? जो हर एंगल से बिल्कुल बराबर हों, और यदि एक आकृति को दूसरी आकृति के साथ ओवरलैप कर दिया जाए, यानी कि इसके ऊपर रख दिया जाए, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? ढक लेती हैं। उन्हें ही हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण और हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, ये दो वर्ग हैं, तो अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर बराबर ढकते हैं। चाहे ये वाली आकृति इसके ऊपर रख दें तो भी ये बराबर ढक लेंगे, चाहे ये वाली आकृति इसके ऊपर रख दें तो भी ये बराबर ढक लेंगे। तो ये भी क्या होंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बिल्कुल बराबर होगी, ये वाली भुजा जो है ना इस वाली भुजा के बराबर होगी, और इसी तरीके से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो सर्वांगसम आकृतियाँ यही कहलाती हैं। और भी हम देख सकते हैं उदाहरण, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम एक को दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए, तो जैसे ही हमने एक को दूसरे के ऊपर रखा तो बराबर बराबर इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कैसी हैं? बिल्कुल सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों का यही एक रूल होता है कि यदि उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर ढक लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली जो भुजा है ना इस वाली भुजा के बिल्कुल बराबर है। इन्हें हम संगत भुजाएं कहते हैं। ये वाली जो भुजा है ना ये इसके बिल्कुल बराबर है, और ये वाली जो भुजा है ना ये इसके बिल्कुल बराबर है। तो ये कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। तो हमारा पॉइंट कहता क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसको आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे हमने अभी अभी समझा कि ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? सर्वांगसम हैं। इसे हम त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसे नाम दे दिया A, से नाम दे दिया B, और इस तरफ नाम दे दिया C। इसी तरीके से हमने इसे नाम दे दिया P, Q और R। तो जितना एरिया इसका है, चूँकि ये सर्वांगसम है, इसलिए जितना हिस्सा ये जितना एरिया इसका है, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये पूरा जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया हमारे त्रिभुज PQR का भी होगा। आप समझ गए होंगे, ये वाला एरिया
उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि ये सर्वांग सम है इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। आया है आपको समझ में? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। क्यों ये बराबर हैं, क्या आप बता सकते हैं? इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, और सर्वांगसम आकृतियों के एरिया कैसे होते हैं? सर्वांगसम आकृतियों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर्वांगसम आकृतियाँ जैसे मान लीजिए ये है, अब ये दोनों चतुर्भुज हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने इसको अलग से समझा। ये पहला चतुर्भुज, ये दूसरा चतुर्भुज। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं ABCD, ABC और D। इसे नाम दे देते हैं PQR और S। चूँकि ये दोनों सर्वांग सम हैं, क्योंकि हमने एक को एक के ऊपर रख के देखा दोनों बराबर हैं, तो इन्होंने बराबर बराबर क्षेत्रफल घेरा होगा। ये देखिए ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि जितना क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज ABCD का है, ये वाला जितना हिस्सा इसने घेरा है, उतना ही हिस्सा हमारे त्रिभुज PQR ने भी घेरा है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD किसके बराबर है? एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS। ये दोनों के एरिया बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्या आप बता सकते हैं? दोनों के एरिया बराबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों की जो आकृतियां हैं वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आगे लिखा है कि दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वो सर्वांग सम नहीं होती। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर आकृतियां क्षेत्रफल यदि बराबर हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए? सर्वांग सम। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ग है, ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पे हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, लेकिन जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। ज़रा गौर करिए इस उदाहरण पर। ये है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के क्षेत्रफल हम निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग मतलब 6 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होगा बताइए? 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब इसका निकाल लेते हैं। इसका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 9 गुणित 4, 9 चौके 36। इसका भी क्षेत्रफल कितना आया? 36 सेंटीमीटर। तो दो आकृतियां हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो क्या क्षेत्रफल बराबर होने से क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों सर्वांग सम हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि ये वर्ग है और ये एक आयत है। और अगर हम आयत के ऊपर वर्ग रखेंगे तो ये इसको क्या पूरा ढक पाएगा? आंसर है नहीं ढक पाएगा। तो क्या ये सर्वांग सम है? आंसर है सर्वांग सम नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल तो बराबर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम भी हों। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट है कि दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वे सर्वांग सम नहीं होती। साफ साफ लिखा है कि वे सर्वांग सम नहीं होती, याद रखिएगा। ये वाला जो उदाहरण है ना, इससे हमें पूरा समझ में आ जाता है। तो चलिए, हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लिया। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियाँ। तो ये हम कैसे देखेंगे कि कोई भी दो आकृतियाँ एक ही आधार पर हों और एक ही समांतर रेखा के बीच बनी हों।
तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो इनको हम इन्हीं आधार पर हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास पहली आकृति है, ये देखिए, एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD और दूसरा चतुर्भुज हमें दिया गया है EFCD। अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों चतुर्भुज में दोनों चतुर्भुज का एक ही आधार है जिनका नाम है DC। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ही आधार है ना DC, ये देखिए इसी आधार DC पर बना है ABCD और इसी आधार पर ये बना है चतुर्भुज EFCD। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, आप दोबारा से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा चतुर्भुज कौन सा है, ABCD। आप देख पा रहे होंगे ये वाला चतुर्भुज कौन सा है, ABCD। इसका आधार क्या है, ये है ना DC, ये आधार, ये हमारा चतुर्भुज ABCD है और ये वाला, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये चतुर्भुज कौन सा है, ABCD। और यहाँ पे दूसरा चतुर्भुज है EF, ये देखिए EFC और D। ये आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों चतुर्भुज यदि देखे जाएं तो दोनों का आधार सेम है ना DC, तो एक ही आधार है इन दोनों का। अब समांतर रेखाएं देख लीजिए, ये DC है और ये वाली अगर हम इन सबको मिला दें, इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा बनेगी, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर रेखा है और ये भी एक समांतर रेखा है DC। ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर। तो समांतर रेखाओं के एक ही समांतर रेखा यानी कि DC और AF आप देख सकते हैं। सबसे आखिरी बिंदु ले लीजिए AF, इन्हीं के बीच में, इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में ये बाकी सभी बिंदु हैं। देखिए ये B है समांतर रेखा पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं इन्हीं के बीच में ये दोनों आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसको हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने एक आधार खींचा, ये देखिए, और यहाँ पे दो समांतर रेखाएं, सीधी बात, ये देखिए। अब इसी आधार पर, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए हमने इसे नाम दे दिया AB और इसे हमने नाम दे दिया PQ, P और Q। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर इस पे हम दो आकृतियाँ बना देते हैं, ये देखिए हमने एक बना दिया इस तरीके से चतुर्भुज, इस तरीके से बना दिया ABCD, ये बना दिया। और इसी आधार से हमने एक चतुर्भुज और बना दिया जिसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने एक और बना दिया चतुर्भुज, आप समझ पा रहे होंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही आधार AB पर दो चतुर्भुज बने हुए हैं। पहला ABCD जो ब्लैक से बना हुआ है, और दूसरा आप देख सकते हैं ABP, और यहाँ पे हम एक बिंदु दे देते हैं R। तो ABPR ये रेड से जो बना हुआ है, दोनों का आधार एक ही है AB और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। तो एक ही आधार और एक ही समांतर, ऐसा नहीं है कि एक समांतर ये हो और दूसरा कोई और समांतर हो, तो ये भी एक समांतर है और ये भी एक समांतर है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक ही समांतर बीच है। आइए बाकी की आकृतियाँ देखते हैं। जैसे हम ये दूसरी आकृति देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आकृतियाँ बनी हुई हैं। पहला है S, यहाँ पे चतुर्भुज है SR या PQSR, PQRS। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है PQRS, और दूसरा है MNRS। आप देख सकते हैं जो रेड कलर से बना हुआ है। दोनों का आधार एक ही है, आप देख सकते हैं SR, दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं SR पर, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे एक ही समांतर रेखा PN के बीच है, क्योंकि ये देखिए एक सीधी रेखा है ना, तो इन्हीं के बीच में ये बिंदु हैं इसी रेखा पर। तो
हम कह सकते हैं कि एस आर के समांतर क्या है, पी एन, और साथ में इनका आधार भी सेम है। तो एक ही आधार एस आर और एक ही समांतर यानी पी एन और एस आर के बीच की ये आकृतियाँ हैं। तो इनकी आकृतियाँ ये देख सकते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच। अगर हम देखें तो इसको एक अपोजिट उदाहरण से समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी आकृतियाँ होंगी जो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच नहीं होंगी। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाली आकृति है, तो आप देख सकते हैं, इसको मैं ये वाली आकृति से समझाता हूँ। इसका यहाँ पे दो चतुर्भुज दिए गए हैं, ए बी सी डी, और दूसरा चतुर्भुज है ई एफ सी डी। इसका आधार तो सेम है डी सी, डी सी पर ही ये बना हुआ है ए बी सी डी, और डी सी पर ही ये बना हुआ है ई एफ सी डी। बना हुआ है कि नहीं? लेकिन अगर गौर से देखिए तो एक ही समांतर के बीच स्थित नहीं है दोनों। ये देखिए, ए बी रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो क्या ई और एफ इसी बिंदु पर आते हैं? क्या नहीं आते हैं ना। ये देखिए, ई एफ अलग है तो इनकी समांतर रेखा अलग बनेगी। तो डी सी के समांतर दो दो रेखाएं हैं, एक ये भी एक ये भी, तो एक ही समांतर के बीच नहीं है। जैसे कि इस वाली आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले बिंदु ई और एफ उसी रेखा पर आते हैं। तो डी सी और ए एफ समांतर रेखाएं हो जाएंगी, उन्हीं के बीच में एक ही आधार पर स्थित दो चतुर्भुज बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एस आर एक ही आधार है, दोनों चतुर्भुज पी क्यू आर एस और एम एन आर एस दोनों के एक ही आधार एस आर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पी एन के समांतर ही है एस आर, और पी एन के मध्य में ही ये बिंदु आते हैं एम और क्यू। तो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। चलिए अब ये बताइए, क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच हैं? तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, और हमें एक त्रिभुज भी दिया गया है पी सी डी। अब दोनों को गौर से देखिए, इनके आधार एक ही हैं, डी सी देख सकते हैं, ये आधार एक ही आधार डी सी पर बने हुए हैं दोनों। अगर हम त्रिभुज पी डी सी की बात करें, ये देखिए, ये है हमारा त्रिभुज पी सी डी, ये वाला त्रिभुज, ये देखिए। और अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज भी बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। दोनों के आधार क्या हैं बताइए? दोनों के आधार क्या हैं? सेम है, डी सी है दोनों का आधार। क्या दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में? तो ये जो रेखा गई है ना, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्या ये पी से टकरा रही है? आंसर है हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए पी के समांतर डी सी है, यानी कि दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृतियां हैं, दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में बनी हुई हैं। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, दोनों के बीच में ये क्षेत्रफल है ना, इन्हीं के बीच में दोनों आकृतियाँ आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये वाली आकृति देख लीजिए। अब इसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी बी सी। अब दोनों में बताइए, क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, तो ये देखिए, ये है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्या ये एक ही आधार बी सी पर? यहाँ पे दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है बताइए? ये देखिए, ये है त्रिभुज डी बी सी। दोनों के आधार क्या हैं? एक ही है ना, दोनों बी सी पर ही बने हुए हैं। क्या ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है? तो चलिए हम ए को मिला देते हैं। क्या ए को मिलाने पर ये डी पर ही मिलता है? आंसर है हाँ, ये डी पर ही मिलता है, यानी कि ए डी के समांतर क्या है? बी सी। तो ए डी जो है वो समांतर किसके है? बी सी के, और इनका आधार एक ही है, और उभयनिष्ठ आधार बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ आधार। और उभयनिष्ठ आधार क्या है बताइए? उभयनिष्ठ आधार है बी सी। तो ये बी सी पर स्थित हैं और ए डी समांतर बी सी है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। अब कुछ ऐसी आकृतियाँ देखते हैं जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं होती हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। पहली आकृति तो यही होगी। इसमें हमने देखा था कि एक समांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज है ABCD। ये देखिए, एक ABCD चतुर्भुज है और दूसरा चतुर्भुज है EFCD। दोनों का आधार तो समान है, DC दोनों का आधार तो समान है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो AB को आगे की ओर बढ़ाने पर हमें E और F बिंदु उसी रेखा पर ना मिलके नीचे मिलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक ही समांतर के बीच नहीं हैं, और यहाँ पे यदि हम देखें तो E और F बिंदु थोड़ा सा नीचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका उभयनिष्ठ आधार तो जो है, उभयनिष्ठ आधार क्या है बताइए? उभयनिष्ठ आधार तो DC है, लेकिन दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखें तो एक त्रिभुज हमें दिया गया है ABC और दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया है DBC। दोनों का एक ही आधार है क्या? तो आंसर है नहीं। अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC का आधार ये BC है। ये देखिए, ये है ना त्रिभुज ABC का आधार क्या है? ये BC है। लेकिन त्रिभुज DBE का आधार है ये BE। आप देख सकते हैं ये BE आधार है। तो इसका क्या मीनिंग होगा? ये जो देखिए आधार अलग अलग है ना दोनों त्रिभुजों के। पहले त्रिभुज ABC का आधार क्या होगा? BC, लेकिन दूसरा त्रिभुज DBE है, उनका आधार क्या है? उसका आधार है BE। तो आधार अलग अलग हैं। साथ में क्या ये एक ही समांतर के बीच स्थित हैं? तो A बिंदु को आगे की ओर बढ़ाते हैं, A बिंदु से एक रेखा खींचते हैं, तो क्या D पर मिलती है? तो आंसर है नहीं मिलती है, D नीचे की ओर है। तो ना तो इनका उभयनिष्ठ आधार है और ना ही ये एक ही समांतर के बीच स्थित हैं। तो ये तो एक ही समांतर और एक ही उभयनिष्ठ आधार के बीच नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि इसमें आधार समान नहीं है। यहाँ पे दो आकृतियाँ दी गई हैं, इसको समझते हैं। पहली आकृति हमें दी गई है ABCD, एक हमें चतुर्भुज दिया गया है। ये देखिए, हमें एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। ये देखिए, ये हमें एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, और दूसरा हमें एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये देखिए GEF हमें एक त्रिभुज दिया गया है। ये देखिए GEF हमें एक त्रिभुज दिया गया है। तो दोनों आकृतियां हैं जो एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, क्या दोनों का आधार एक ही है? तो आंसर है नहीं। चतुर्भुज का आधार ये DF है, आप पूरा देख लीजिए, DC है। चतुर्भुज का आधार क्या है? DC है, और जबकि त्रिभुज का आधार केवल ये EF ही है। ये देखिए, ये त्रिभुज का आधार क्या है? ये EF है। तो इसमें उभयनिष्ठ आधार नहीं है, लेकिन ये एक ही समांतर के बीच स्थित है, क्योंकि त्रिभुज के बिंदु G को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है ना। और जब सभी बिंदु एक ही लाइन में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही समांतर के बीच स्थित है। यहाँ पे भी देखिए सभी बिंदु एक ही लाइन में हैं। यहाँ पे क्या सभी बिंदु एक लाइन में हैं? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में नहीं है। A और B एक लाइन में, यहाँ पे E और F होना चाहिए था, लेकिन EF कहाँ है? नीचे है। यहाँ पे क्या सभी बिंदु एक लाइन में है? तो नीचे वाले तो सभी बिंदु एक लाइन में हैं, लेकिन ऊपर वाले सभी बिंदु एक लाइन में नहीं है, तो एक ही समांतर के बीच नहीं स्थित हैं। जैसे अगर हमारी पहले वाली आकृतियाँ यदि हम देखें, जैसे कि ये वाली आकृति थी, तो इसमें सभी बिंदु कैसे थे? एक ही लाइन में थे। यहाँ पे भी सभी बिंदु कैसे थे? एक ही लाइन में थे, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित होंगी। यहाँ पे भी देखिए सभी बिंदु एक ही लाइन में हैं, यहाँ पे भी सभी बिंदु एक ही लाइन में है, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित हैं। लेकिन जो हमारी ये वाली आकृति है, इसमें भी सभी बिंदु एक ही लाइन में है, तो एक ही समांतर के तो बीच स्थित हैं। लेकिन इसके जो आधार हैं, जैसे यहाँ पे DC आधार है, यहाँ पे EF, चतुर्भुज का आधार DC है और त्रिभुज का आधार EF है, अतः इसमें आधार ही समान नहीं है, लेकिन एक ही समांतर के बीच तो स्थित है। तो इस प्रकार की भी आकृति आपको देख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा अध्याय 9 का जो इंट्रो वीडियो है वो समाप्त होता है। ये एक भूमिका वीडियो था जिसमें हमने अध्याय 9 के कुछ बेसिक टर्म समझे। इसके बिना आप प्रश्नावली की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने आगे को, देखते हैं कि इसमें आगे प्रश्नावली है या प्रमेय करना है। तो आप जुड़े रहिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो आई बटन में दी गई है, या आप चैनल सर्च कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू।